हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परीक्षा के आज की साइंस की मिनी मैराथन में। स्वागत करता हूं मैं भावेश आप सभी लोगों का। आज की जो साइंस की मैराथन है इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्या आप सब लोग रेडी है आज की इस सेशन के लिए? सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो लोग भी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे कंफर्म करके बता देंगे क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपरली आ रही है? सब वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, आज की जो साइंस की क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के टीआरई 2.0 के जो क्वेश्चन है, जो बहुत से बच्चों के जो थे डिमांड थी, वो भी करेंगे। टीआरई 2.0 में 6 to 8 9 वाले और जो भी जीएस के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में। देखिए, टेक द रिस्क इन योर लाइफ नाउ। आप अपने लाइफ में अभी अगर रिस्क लेंगे तो ही जाके बाद में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आप आज अगर रिस्क नहीं लेंगे अपने गोल की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, तो कल जाके आप जो है हमेशा रिग्रेट ही करते रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि डेस्टिनी हमेशा फेवर्स द ब्रेव। डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव मतलब किस्मत भी सिर्फ उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है, जो आखिरी दम तक लड़ता है। ठीक है, भले ही 1% भी अगर चांस हो तो आपको लड़ना है। अभी समय कम है, हमारे पास बीपीएससी पार करना है। तो क्या आप सब लोग रेडी है? चलिए, आप सभी को जो है अपनी अपनी मेहनत करना है। जितना समय बचा है उसको हमें कंटिन्यू करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मेटल एक्सट्रैक्शन? भाई की बोल रहे हैं धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 14/12/2023 का यह क्वेश्चन है। देखिए, इसका ऑप्शन दिया कोक है, पेट्रोलियम है, कोल tar है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? पूछा है बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है ये क्वेश्चन लिया हुआ है हमने। जल्दी जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, उमा जी बोल रहे हैं ए यस सर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाइक कर दीजिए सेशन को और सभी लोग शेयर भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? बहुत बढ़िया, जी हाँ, वेरी नाइस। ए कोक। कोक, बहुत से बच्चे जो है कोक बोल रहे हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि जब भी आप धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया क्या उसमें यूज किया जाता है? तो उसमें जो है आपका कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक जो कि एक आपका प्योर कार्बन का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? ये कार्बन है, प्योर कार्बन। कार्बन होता है, प्योर कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस होता है। तो ये जो कोक होता है इसका इस्तेमाल करते हैं जब फर्नेस में जाता है। ठीक है, ये क्योर जब ये फर्नेस में जाता है तो उसके बाद जो है मेटल, मोल्टन मेटल जो होता है आपका, जो मेटल होता है आपका, वो जो उसको निकलता है, तो इसके लिए कोक का इस्तेमाल होता है। मेटल ओवर यूज होता है, लाइमस्टोन और कोक का इस्तेमाल होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। देखिए, कोल जो है इसके 3 फॉर्म देख लीजिए। सॉलिड जो होता है उसको कोक कहा जाता है। देखिए ऐसा कोक होता है आपका जो आप कोयला वगैरह जो जलाते हो। ठीक है, उसके बाद कोल टार जिससे रोड वगैरह जो डांबर वगैरह जो होता है। उसके बाद कोल गैस जो है आपका यूज करते हैं, कोल गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सारी चीजें कोल, एक कोक एक प्योर फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ब्लास्ट फर्नेस में यूज करने के लिए प्योर फॉर्म जो होता है वो कोक होता है। क्लियर है पॉइंट? ये कोक मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। और इसका जब कोल से जो है वो कोक जब बनाते हैं तो ये एब्सेंस ऑफ एयर मतलब हवा के जो है कमी में बनाया जाता है। जब अगर वो गैस है इसका मतलब कोल गैस होती है वो। अगर लिक्विड है तो कोल टार होता है, उसको बोला जाता है। और सॉलिड अगर है तो वो कोक कहलाता है। क्लियर है? जो रेसिड्यू बच जाता है। चलिए, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहां पे पेट्रोल की बात की थी, तो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने का कौन सा तरीका है? जब भी पेट्रोल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया होती है, आंशिक आसवन जो प्रक्रिया होती है, उसका इस्तेमाल करके जो हम पेट्रोल या फिर हम डीजल या फिर जो भी केरोसिन वगैरह होता है, पेट्रोल नैप्था वगैरह जो केरोसिन होता है उसका जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल मैंने ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करने कहा था, आपको होमवर्क दिया हुआ था कि भाई प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? बताइए कमेंट करके जल्दी से कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? यूरिया होता है आपका, सल्फेट होता है, ट्रिप्सिन होता है, या लाइपेज होता है? देखिए एंजाइम क्या होता है, आपके जो शरीर में जब पाचन क्रिया होती है, ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, आपकी पूरी रासायनिक जो रिएक्शंस होती है उसको ज्यादा फास्ट करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका पैनक्रियाज होता है, उसके अंदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। फूड वगैरह जो आप खाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, यहां पे माउथ में जो आपका एंजाइम रिलीज होता है जो कि खाना पाचन में हेल्प करता है। आपके पेट के अंदर, अमाशय के अंदर, पैनक्रियास के अंदर होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर देंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी से कमेंट आते रहने चाहिए सभी के, बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइपेज बोल रहे हैं बहुत से बच्चे।
लाइपेज बोल रहे हैं, कुछ लोग ट्रिप्सिन बोल रहे हैं, सी लाइपेज, सी तो भाई ट्रिप्सिन है। तो सी जो ट्रिप्सिन है आपका जो है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि पाचन में सहायक करता है आपकी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए एक बार देख भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है, सभी को देखना है और ध्यान से नोट डाउन करना है। इस पे जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर हम लोग खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपके कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं और आपके वसा जो फैट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एंजाइम जो है आपके मेन कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? एमाइलेज, जो आपके जो मुंह में सलाइवा होता है, ठीक है, थूक होता है, उसमें रिलीज होता है। सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है। अल्टीमेटली हमें आखिरी में क्या होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी दाल चावल वगैरह जब भी हम खाएंगे, उसके बाद वो ग्लूकोज C6H12O6 में जाके कन्वर्ट हो जाता है। C6H12 मतलब ग्लूकोज जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, प्रोटीन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पाचन प्रक्रिया करने के लिए हेल्प करता है हमें। इसका मतलब वो अमाइनो एसिड में जो है उसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी आसानी से पचा लेती है। इसके बाद अगर मैं फैट की बात करूं, जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसको पचाने के लिए आपका लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वो काम करता है। लाइपेज करेगा, उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट करता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। पीआरटी के लिए क्या? जी हाँ, ये सभी के लिए, ये पीआरटी का ही क्वेश्चन था इसके पहले वाला, पीआरटी के लिए भी है और सभी 6 to 8 9 10 सभी के लिए। देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सा टेबल है, फैट जो होता है आपका वसा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है लाइपेज होता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी जो छोटी आंत होती है, उसके अंदर जो है ये लोकेटेड होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये 4 जो है एंजाइम इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट की पाचन के लिए। ठीक है, ये आपके सलाइवा में होता है, आपके लार जो होती है उसके अंदर होता है, पैनक्रिया में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद प्रोटीन की अगर बात करें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, देखिए पीछे सीन लगा हुआ है, पूरा सीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो भी है। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्टमक, पेट, अमाशय के अंदर होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जो होता है आपका, ठीक है, ड्राई आइस के बारे में क्वेश्चन है कि भाई ये ड्राई आइस क्या होता है? ठोस पानी होता है, ठोस डाइऑक्साइड होता है, या फिर ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, या फिर निर्जलीकृत बर्फ होती है? बताइए मुझे क्या इसका सही आंसर है। सभी के कमेंट्स मुझे चाहिए, जल्दी से बता दो। चलिए लाइक्स भी करते रहिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सिर्फ 200 ही लाइक है और 424 जो है लाइव बच्चे हैं। 500 का लाइक का टारगेट हमें पूरा करना है। सभी लोग लाइक करते रहेंगे सेशन को, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जिसने भी शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत बढ़िया। वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका बी। अभी सभी लोग बी की लाइन लगी हुई, वेरी नाइस। ड्राई आइस जो होता है आपने अक्सर देखा होगा, ड्राई आइस हम लोग शादियों वगैरह में यूज करते हैं, बहुत ठंडा होता है। ड्राई आइस क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। जब उसको ठंडा कर दिया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर में जब उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, आपका ठोस होता है। ठीक है, ठोस से वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? सूक्ष्म जो होता है, ठोस से डायरेक्टली गैस में जो है, वाष्प में जो है वो बदल जाता है ड्राई आइस। जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा पानी डालोगे ड्राई आइस पे, तो ये पूरा बर्फ मतलब इसमें गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए शादियों वगैरह में आपने देखा होगा अक्सर जो है नीचे व्हाइट जो है ड्राई आइस के पूरे क्यूब्स डाले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया जाता है, तो इतना पूरा जो है यहाँ पे ऐसा धुआं हो जाता है। चलिए ये देखिए एक एग्जांपल है, इसमें ड्राई आइस में थोड़ा पानी डाल दिया, ये पूरा बर्फ बन गया, ये पूरी जो है गैस बन गई। तो इस पूरी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है, ये याद रखना है। सब्लिमेशन की प्रक्रिया मतलब ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है, ठोस से सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है? ठोस से जब हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि आपकी सब्लिमेशन प्रोसेस। कैम्फर, कपूर जो होता है, नैप्थलीन बॉल्स जो होते हैं आपके, ये पूरा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। और वही अगर मैं बोलूं सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वो मेल्टिंग होती है आपकी, मेल्ट इन, पिघलने की प्रोसेस बोलते हैं। अगर वही द्रव्य से मतलब कि लिक्विड से मैं अगर गैस में कन्वर्ट करूं, इवापोरेशन या फिर बॉइलिंग बोलते हैं, वाष्पन कहा जाता है। और वैसे ही उसका उल्टा गैस से अगर मैं द्रव्य में करूं, तो संघनन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, लाइक्स भी करते रहने। 488 लाइव है हमारे पास में और सिर्फ 300 के करीबन लाइक्स अब होने वाले। 500 लाइक्स हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन बाय बर्निंग हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को अगर आप जला दोगे तो क्या होगा मुझे बताओ? ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ऐश यानी कि राख मिलेगी आपको, सॉइल मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, या पानी मिलेगा? बताओ मुझे क्या मिलेगा? बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये,
बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही से बताओ कि जब भी हाइड्रोजन को जलाओगे, ठीक है, एक कंट्रोल्ड कंबशन में जब जलाओगे तो क्या होगा, मुझे बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। सर जी आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेता हूं, बट बहुत से बच्चे जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं बहुत सारे, इसी वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो बताइए कि हाइड्रोजन को बर्निंग करनी है, सबसे पहली बात है यहां पे बर्निंग की बात आ गई है, तो बर्निंग के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का होना। ऑक्सीजन का होना तभी जाके कोई भी चीज जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है, O2 हमारा नहीं है, तो जलने की कोई बात ही नहीं आती। तो अगर हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के साथ मिला दूंगा, मतलब हाइड्रोजन लिया मैंने, हाइड्रोजन को लिया और उसको जला दिया, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिला दिया, ऑक्सीजन अगर इसमें मिला दिया तो क्या मिलेगा मुझे, H2O। इसका मतलब क्या होता है, ये वाटर होता है, आपका पानी जो होता है, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन को जलाऊंगा तो आपको पानी मिलेगा, तो इसका मतलब आपका जो डी है ये करेक्ट आंसर है। जो जो लोग बी बोल रहे हैं उनका गलत है भाई, ऐश नहीं मिलेगा, जलाने से ऐश मिलती है, पर वो लकड़ा जलाओगे तो ऐश मिलेगा, कोल जलाओगे आपका कोयला तो जाके ऐश मिलेगी, पर ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो पानी मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा आपको, तो डी आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए देख भी लेते हैं फ्यूल सेल्स। आपने अगर देखा होगा रॉकेट वगैरह, जो अपोलो वगैरह, जो पूरे स्पेस मिशन थे, एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पानी जो बेसिकली पानी बनाने के लिए प्रक्रिया फ्यूल सेल की यूज की जाती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाया जाता है, क्योंकि ऊपर तो इतना सारा पानी लेके जा नहीं सकते स्पेस में, है ना। तो देखिए अगर इस गुब्बारे के अंदर अगर हाइड्रोजन है और उसके बाहर अगर ऑक्सीजन है, इसको अगर हम जला देते हैं तो जब ये गुब्बारा फूटेगा तो ये पूरा वाटर वेपर बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा मतलब पानी का वाष्प जो बनाएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए फ्यूल सेल के बारे में भी देख लेते हैं कि फ्यूल सेल जो होता है, जो स्पेस क्राफ्ट में जब जो स्पेस मिशन में जाते हैं तो ये फ्यूल सेल का यूज करते हैं, यहां से हाइड्रोजन को अंदर देते हैं, यहां से पानी बाहर निकलता है, हाइड्रोजन डालोगे पानी निकलेगा, क्लियर है, हाइड्रोजन डालो पानी निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरी ये प्रोसेस होती है। आजकल तो गाड़ियां भी जो है हाइड्रोजन के बेसिस पे चलती है, हाइड्रोजन कार्स होती है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी, भाई इसमें से भौतिक मात्रा कौन सी, इनमें से भौतिक मात्रा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है बताइए। फोर्स है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वर्क है, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं, बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर है। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, प्री में पूछा हुआ 2020 का क्वेश्चन है। बेसिक क्वांटिटी कौन सी है इसमें से। अब बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक जो मात्राएं होती है वो क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ाने का अंदाज सर बहुत ही अच्छा और बढ़िया, थैंक यू सो मच एमडी मोहसिन जी। चलिए इसका आंसर अब मुझे सभी के करेक्ट चाहिए, जो भी लोग हैं सभी लोग आंसर कमेंट में करेंगे, और जिनका गलत भी होता है तो कंसेप्ट समझने के बाद सही आंसर कमेंट करेंगे, क्लियर है ये पॉइंट सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते, बताइए मुझे इसका क्या करेक्ट आंसर है, एक बार पूरा देख लेते। 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मास, आपका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, आपका समय होता है, करंट होता है, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी मतलब सबसे बेसिक क्वांटिटी, आपको अगर आप यहां से थोड़ा दूर जा रहे हो, एक पर्सन यहां खड़ा है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो मतलब ये डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मीटर में, तो लेंथ बोलते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे छोटी मात्रा, ठीक है। तो दिस आर द क्वांटिटीज बेस, मतलब सबसे बेस होता है इसका। कौन सी क्वांटिटी होती है, मास होता है आपका, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, टेम्परेचर होते हैं, ज्योति की तीव्रता यानी कि आपका जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है, विद्युत धारा कितनी है, तथा पदार्थ का मास मतलब मोल वगैरह जो होता है। इसका एक पूरा टेबल भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए लेंथ जो है, लंबाई, राशियां जो है 7 होती है, इंपॉर्टेंट राशियां जो है वो 7 है, बेसिक क्वांटिटी सिर्फ 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सबको जो है अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्लियर है ये पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक्स को भी करते रहेंगे सब लोग, हम लोग वेरी नाइस, हम लोग 500 पार हो चुके लाइव में, बस हमें 500 का टारगेट पूरा करना है लाइक्स का। देखिए लेंथ जो होती है किसमें मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, उसका यूनिट क्या है, मीटर होता है, इसको ऐसे सिंबल से, प्रतीक से बताया जाता है। मास आपका जो द्रव्यमान होता है, किसी भी चीज का मास होता है, ठीक है, तो उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, केजी में लिखा जाता है। उसके बाद अगर मैं समय की बात करूं, समय को सेकेंड्स में गिना जाता है, सेकेंड्स में गिना जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर जो माप होता है, कितनी गर्म चीज है, चाय कितनी गर्म है, ये पानी कितना गर्म है, तो इसको किससे, केल्विन से गिना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केल्विन से गिना जाता है। केल्विन इसका एसआई यूनिट है, कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट केल्विन है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, बट एसआई यूनिट केल्विन है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा हमेशा जो है करंट को एम्पियर में गिना जाता है, एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर जो है इससे गिना जाता है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है आपकी, ज्योति की तीव्रता, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, जो कितनी ज्यादा लाइट है, उसको गिनने के लिए कैंडिला जो होता है इसका ऐसा यूनिट है, सीडी कैंडेला जो होता है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितने जो पदार्थ की मात्रा कितनी है इसको गिनने के लिए मोल जो है इससे हम लोग गिनते हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी लोगों को? चलिए जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहिए सेशन, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब भी कीजिए टीचिंग परीक्षा चैनल को। कमेंट्स कम नहीं होने चाहिए, सभी लोग जो है कमेंट करते रहेंगे। केल्विन जो है आपका मेन ऐसा यूनिट है, बहुत से लोग जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जो है मेन यूनिट है करके, ऐसा यूनिट तो आपको ध्यान रखना है केल्विन है। और हमेशा एक और चीज ध्यान रखना है, जो ये डिग्री होती है ना, ये सिर्फ सेल्सियस के पास है और फ़ारेनहाइट के पास है, ये केल्विन के पास कोई डिग्री नहीं होती, यहाँ पे डिग्री नहीं लगाना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पे फिर से बीपीएससी टीआरई 2.0 9 तो 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अभी 8/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन है। देखिए तो डेंगू फीवर जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है आपका, निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? लो ये क्वेश्चन पूछा है कि डेंगू बुखार किस मच्छर से काटने से होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, एडिस से होता है, एनोफिलिस से होता है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? बताओ, अभी ये क्वेश्चन पूछा है 9th और 10th में, बताइए। इसका आंसर मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी लोग सही आंसर देंगे। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जी। अब सबसे पहले तो डेंगू आपको ध्यान रखना है कि डेंगू जो है एक वायरस से होता है, डेंगू जो है वायरस से होता है, ठीक है, डेंगू वायरस जो है, ठीक है। तो अब वो कौन सी जो है मॉस्किटो होता है, बताइए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहले तो मादा मॉस्किटो जो होती है, मादा मच्छर जो है डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मादा मच्छर जो है आपकी डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये एडीज मॉस्किटो होता है आपका, जो एडीज है, ठीक है, एडीज मॉस्किटो जो होता है, मादा एडीज मॉस्किटो, वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी डेंगू के लिए। जी हाँ, सभी के आंसर्स बी थे, करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों के, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये 9th और 10th का क्वेश्चन है साइंस का पूछा हुआ, देख रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार देख लेते, पूरा रिवाइज भी कर लेते। क्यूलेक्स से क्या होता है, कौन सी बीमारी जो होती है आपके, जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होते हैं, मतलब कि मॉस्किटो से जो बॉर्न डिसीज है, वो वाली कौन से मच्छर के काटने से एक मच्छर आदमी को बीमार, बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है, ठीक है। तो एक अगर एडिस मॉस्किटो है तो ये डेंगू से होगा, चिकनगुनिया होता है उससे, लिम्फेटिक फिलारिसिस होता है, येलो फीवर और जीका जो होता है, येलो फीवर के साथ जीका, ये भी जो है एडिस मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, मच्छर के काटने से। अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर काटती है आपको, अगर फीमेल मच्छर फिर से काटती है एनोफिलिस वाली, तो मलेरिया होगा और लिम्फेटिक फिलारिसिस होगा आपको। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग 500 लाइक से बहुत करीब है, थैंक यू सो मच, आपने 400 लाइक कर दिए और 637 अभी लाइव बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्यूलेक्स की बात करते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो आपका जापानीज जो है एंसेफेलाइटिस होता है, लिम्फेटिक फिलारिसिस होता है, वेस्ट नाइल फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको मार्क भी कर देता हूं। वेस्ट नाइल फीवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मलेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे येलो फीवर, जीका और चिकनगुनिया, डेंगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉस्किटोज है, इसकी ये जो पूरे कौन से मॉस्किटो से क्या होता है करके। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मादा मॉस्किटो ही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, लड़की का चक्कर बहुत डेंजर होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए कुछ जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो बीमारियां होती है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर मॉस्किटो की बात की हमने, तो अगर टीबी की बात करूं, आपका जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, खसरा मीसल्स वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस की वजह से, पोलियो जो है आपको तो पता ही है, जो पैर वगैरह बच्चों के जो सही से नहीं होते, अगर पोलियो का ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की अगर आप हर रविवार वगैरह को नहीं लिया होगा, तो पोलियो की वजह से, वो वायरस की वजह से होता है पोलियो भी, ठीक है। हैजा जो होता है आपका, कोलेरा, ये जीवाणु की वजह से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस ए जो है वायरस की वजह से होता है, मलेरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। क्लियर है, प्रोटोजोआ की वजह से। अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू जो है आपका वायरस की वजह से होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्लियर है सभी को। जी हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं विष्णु जी, थैंक यू सो मच। पवन सर की क्लास कब होगी? सर होगी, पवन सर की भी जल्दी ही क्लास होगी, आप निश्चित रहिए उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। विच ऑफ बेसिस पार्टिकल आर देयर इन द न्यूक्लियस? भाई इसमें से कौन से जो पार्टिकल है, परमाणु, आपका जो एटम है, आपका जो परमाणु है, उसके अंदर नाभिक में, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से मूल कण होते हैं? कौन से मूल कण होते हैं बताइए, आप लोग कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव?
बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। सभी के आंसर्स में सही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी लोग सही देंगे। बीपीएससी का क्वेश्चन ये भी है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बीपीएससी के लाए हुए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग कॉन्फिडेंट फील करें कि बीपीएससी कैसी जो है एग्जाम लेती है। ठीक है, कुछ जो है आउट ऑफ सिलेबस भी है, हम लोग वो भी जो है क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आगे में। कुछ जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग 500 लाइक के बहुत ही ज्यादा करीब है। आप सभी लोगों को कमेंट करते रहना है और सभी को लाइक्स भी करने और शेयर भी करने हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या इसका करेक्ट आंसर है। बी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी और सी बोल रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए आपका जो पूरा न्यूक्लियस होता है, एटम जो होता है, परमाणु, ऐसे जो है बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और ये जो होता है अंदर में न्यूक्लियस नाभिक होता है आपका। नाभिक के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। सी जो आंसर है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर हमेशा जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नाम ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन है मतलब पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहेगा हमेशा, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहेगा, हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत से बच्चों को नहीं समझता है कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो बड़ा होता है वो मैटर होता है, जो भी वस्तु है। जैसे ये एक मैटर है, ये एक मैटर, आपका सेलफोन एक मैटर है, मेरा चश्मा एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूं। जब मुझे माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो उसके अंदर मेरे पास पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के अंदर अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मैटर बना होता है। मैटर के अंदर, मौलिक अणु के अंदर में जो है एक छोटा सा, अगर मैं देखूंगा एक छोटा सा जो इसके अंदर का जो एक एटम होता है, वो ये एटम यहां पे दर्शाया गया। और इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीज होती है। परमाणु जो है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस और आजू बाजू घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। घूमते क्यों रहता है? घूमते रहने का मतलब है कि उसका मास सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, मास वेरी लेस। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बहुत कम जो है इसका मास होता है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने समझ लिया, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 500 लाइक पूरे कर दिए। अब टारगेट है हमारे 600 लाइक का, तो जल्दी से वो भी पूरा कर देंगे। और सभी के कमेंट्स आते रहने चाहिए, कोई भी रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये पूरा जो है हमारा एटम का पूरा एक डायग्राम था। अब एयर इज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयर इज बीपीएससी 39 जो 1994 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वायु एक क्या है? बताइए वायु क्या है? एयर एक कंपाउंड है, यौगिक है, एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर एक मिक्सचर है? बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चे जो है, जैसे कल भी हमने जो, आज सुबह भी जो क्लास की उसमें भी जो है हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर क्या होता है। एयर एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या होता है एयर? चलिए सभी के आंसर्स में राइट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर होता है। सी 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 सी, सभी की लाइन लग चुकी है। एयर एक मिश्रण है बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एयर जो है सच में एक मिश्रण ही है। देखिए कंपाउंड, यौगिक मतलब क्या होता है आपका? सबसे पहले गैसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। गैस, ठीक है, आपकी गैस कौन सी होती है? कार्बन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, या फिर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए। ये सारी आपकी गैसेस होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पूरे के पूरे जो है कंपाउंड है, दो या दो से अधिक। सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है? तत्व क्या होता है आपका? जैसे कि हाइड्रोजन सिंगल कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है शुद्ध पदार्थ है। जब भी मैं दो या दो से ज्यादा पदार्थ को मिला दूंगा, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिला दिया मतलब H2O, दो पदार्थ है, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा जो है मेरा जो है ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक यौगिक हो गया, मतलब दो तत्वों से मिलके बना हुआ है, दो या दो से अधिक। HNO3 की बात करूं तो ये भी दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलके बना हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब कंपाउंड समझ गया, एलिमेंट समझ गया, ये भी नहीं है, ये एक मिक्सचर होता है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। हवा में आपने देखा होगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, अलग अलग गैसेस है। ये इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका करंट जो है पास होने के लिए इस्तेमाल होता है एनोड और कैथोड के बीच में। देखिए पूरा हवा जो होती है आपकी, जो गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारा मिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मिक्स होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अदर गैसेस होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, 700 के करीबन हम लोग लाइव है बच्चे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और भी शेयर कीजिए इस सेशन को, और कमेंट रुकने नहीं चाहिए सभी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट जो पास होने देता है एनोड और कैथोड के बीच में, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। कैथोड और एनोड दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है क्या? हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट क्या होता है। केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, या जूल है? बताइए आप इसका क्या
जो है इसका टेम्परेचर का यूनिट क्या है? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुझे सभी के आंसर्स चाहिए। जल्दी जल्दी से 600 लाइक का टारगेट हमें पूरा करना है। लाइक भी करते रहिए सेशन को। 536 लाइक्स हो चुके हैं। जितने लाइक करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी से और मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। जी हाँ, पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 सभी के लिए है ये। बहुत बढ़िया। केल्विन बोल रहे हैं। जी हाँ, केल्विन जो है आपका सही आंसर है। केल्विन होता है, केल्विन जो है आपका ऐसा यूनिट होता है। सेल्सियस को मैं डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूँ, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकता हूँ। ये ऐसा यूनिट नहीं है। जूल जो है आपका, ठीक है, कैलोरीज जो होती है, कैलोरीज है, जूल है, वर्क का यूनिट है, जूल में गिन सकते हैं हम लोग। हीट का यूनिट है, जूल में गिन सकते हैं। हीट और वर्क जो है आपका, ठीक है, हीट और वर्क जो है हम जूल में गिन सकते हैं, जो कार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी का स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आ जाते हैं फिर से 9 to 10 का जो साइंस का क्वेश्चन है, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्जाम हुआ था 14/12/2023, बस एक महीने पहले, उसका क्वेश्चन लेके आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? बताइए। हरित ग्रह गैस कौन सी नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग डरते हैं कि बीपीएससी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है। बताइए ये कैसा क्वेश्चन है या नहीं? अच्छा क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। थोड़ा थोड़ा जितना जितना समय मिलता है उसमें से पढ़ते रहिए, आपका जरूर पेपर क्लियर होगा। अभी चांसेस है हमारे पास में। बहुत बढ़िया। जी हाँ, सभी के आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट में। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। शाना सरगम जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्गन। जो बच्चे सी बोल रहे हैं ना, आर्गन एक गैस है जो हवा में, वायुमंडल में होती है, बट ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। जो आपका सबसे ज्यादा मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वो होती है मीथेन। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जो होती है, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, CFC कहा जाता है उसको। ये पूरे आपके ग्रीन हाउस गैसेस है। क्या होता है कि जो सन की जो लाइट होती है, सनरेज जो होती है, पहले तो वो आके क्या होता था कि रिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास पूरा जो एटमॉस्फेयर में जो है वो आके रिफ्लेक्ट होती थी। बट जो हमारी आउटर कोटिंग जो है, ज्यादा गैसेस होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह होने की वजह से क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो वहां पे वो ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे बीच में ही वो ट्रैप हो जाती है पूरी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर जो होते हैं पूरे पिघल रहे हैं। तो इसी वजह से होता है कि हीट एस्केप नहीं हो पा रही, हीट जो है वापस ब्रह्मांड में नहीं जा पा रही है, जो सन की जो हीट आ रही है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आई होप क्लियर है। मीथेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डेंजरस है मीथेन, सबसे ज्यादा मात्रा में जो इसकी वजह से होता है, बहुत ही बड़ा कल्प्रिट है, इसी की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा आदर्श गैस है? बताइए। नोबल गैस जो होते हैं, नोबल गैस को ही इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले सही से पढ़ना है, क्वेश्चन सही से पढ़ो। अभी मैंने बोल दिया था कि है करके, बट यहां पे नहीं पूछा है। बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? हीलियम है आपकी, ब्रोमीन है, नियॉन है या आर्गोन है? बताइए नोबल गैस कौन सी है इसमें से? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए 600 लाइक के बहुत करीब है, सभी लोग लाइक का बटन भी दबाएंगे। हम लोग 793 लाइव है और केवल 583 लाइक से। यार ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ब्रोमीन बोल रहे हैं बहुत से बच्चे, ब्रोमीन बोल रहे हैं। जी हाँ, ब्रोमीन एक हैलोजन है, ये एक हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। हैलोजन, आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आवरण सरणी जो है आपकी, जिसमें 118 एलिमेंट जो है अरेंज्ड है पूरे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक मतलब आपका जो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पे जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ परमाणु संख्या, मतलब बढ़ते क्रम में जो है पूरे जो है हमारे एलिमेंट्स जो है, तत्व जो है पूरे अरेंज्ड है। तो वो आवरण सरणी जो आपकी होती है, पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है, उसमें से ये हैलोजन ग्रुप में आता है। बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन जो है आपके पूरे नोबल गैसेस है। अब नोबल गैसेस क्यों कहा गया? भाई नोबल है, इनर्ट है, उसको किसी से कोई लेन देन ही नहीं है, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं है। जो हीलियम वगैरह उनको किसी से कोई लेन देन नहीं। भाई तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, मैं किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता, मैं अकेले रहता हूं, मुझे अकेला रहना पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ अकेला रहना पसंद है, मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी, दोस्त नहीं बनते, वैसे ही ये लोग हैं। ये क्या करते हैं? ये लोग अनरिएक्टिव रहते हैं, मतलब कि अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किसी के साथ भी जो है अप्राय होते हैं, मतलब अभिक्रियाशील नहीं होते, कभी भी रिएक्ट नहीं करते।
और उसके बाद में अगर बात करूं नोबल गैस की, तो ये जो है इनर्ट गैसेस भी कहलाते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनर्ट गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्ट गैसेस भी कहलाते हैं, पीरियोडिक टू ग्रुप में होता है। अब इसके एग्जांपल कौन से हेलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, रेडॉन है और जेनॉन है। ये सारे के सारे रेडियो एक्ट, ये सारे के सारे जो है आपके बेसिकली इनर्ट गैसेस है, ठीक है। कुछ इसमें रेडियो एक्टिव भी होते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी जो होती है जिसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आपके एटॉमिक नंबर में आपके पूरे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 18 ग्रुप होते हैं। ये जो पूरे ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 18 होते हैं। यहां से यहां तक के पूरे 18 है और 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलॉइड सारे ही यहाँ पे अरेंज है, सारे धातु ऐसे तरीके से अरेंज्ड है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वासन वर्णक, ठीक है, जब भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है, इनमें से किसमें मौजूद होता है, ये पूछा गया है। हेमोग्लोबिन जो कि श्वास लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसमें से किसमें होता है? लाल रक्त जो कनिकाओं में होता है, रक्त प्लेटलेट्स के अंदर होता है, रक्त प्लाज्मा के अंदर होता है, श्वेत रक्त कनिकाओं के अंदर होता है। बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स किसके अंदर होता है? बीपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। सभी के आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए। वेरी नाइस। हम लोग 600 लाइक हो चुके, 650 के करीबन है। अब 700 लाइक का टारगेट पूरा करना है हमें। 1000 लाइव पूरे करने हैं आज की क्लास में। हम लोग 819 लाइव अभी है, हमें 1000 पूरे करने हैं। सभी के कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। बहुत बढ़िया। आरबीसी आरबीसी आरबीसी, जी हाँ, लाल रक्त जो कनिकाएं होती है, आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अब ये ऑक्सीजन अगर कैरी करेंगे पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन देना है, तो किसकी मदद से करते हैं? क्योंकि इनके पास एक जो है ना, एक समझ लो इसके पास मसीहा है जो कैरी करता है आपका जो ऑक्सीजन जो है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर होता है, इसी वजह से वो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। क्लियर है पॉइंट? देखिए आरबीसी इसके अंदर होता है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता रखता है। अगर इसमें हेमोग्लोबिन की किसी में कमी हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब उसमें आयरन की कमी है। आयरन की कमी मतलब हेमोग्लोबिन की कमी। तो उस जो डिसीज को क्या कहा जाता है? इस डेफिशिएंसी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कहा जाता है। किसी किसी के हाथ अगर आप दबा के देखोगे तो लाल लाल दिखते हैं, मतलब हेमोग्लोबिन ज्यादा है, किसी में कम होते हैं। ऐसे देखिए, ज्यादा लाल वाले सेल्स होंगे तो ज्यादा हेमोग्लोबिन है, अगर कम होंगे तो कम है। ठीक है, ये पूरी नॉर्मल रेंज है आपकी। मेन के लिए 14 से 16 होती है, वुमेन के लिए 12 से 16 होती है। वुमेन के लिए थोड़ी कम होती है, और बच्चों के लिए तो 14 से 22 के बीच में, जो 11 से 14 और 11 से 15 की जो है पूरी रेंज होती है। न्यूबॉर्न बेबी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंतशय, जो कीड़ा लगता है आपके दांत में, दंतशय मतलब कि जो डीके होता है, टूथ डीके कहा जाता है, परिमाण स्वरूप क्या होता है? डैश होता है। बोला है कि इसकी वजह से क्या होगा? कोमल दंतवल्क होगा आपका, मसूड़ों के रक्त का स्राव होगा, या फिर दुर्गंध आएगी उसमें से सांस लेते वक्त, या फिर टूटा हुआ दांत टूटेगा। बताइए अब इसका क्या करेक्ट आंसर है? चलिए सभी लोग मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। 700 लाइक के बहुत करीब है हम लोग। सभी को आंसर कमेंट में करना है और लाइक भी करना है सेशन को। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। ए बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं। जी हाँ, वुमेन के लिए 12 से 16 होता है और मेल के लिए ज्यादा होता है हेमोग्लोबिन का जो काउंट है। ऐप पर भी क्लास हो रही है मैम, कल रात में भी हुई थी, सुबह भी हुई है, आज क्लास, सभी क्लासेस हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, डेंटल कैरीज जो होता है, ये क्या करता है? आपका एनामल, ठीक है, आपके जो दांत का जो दंतवल्क है, ठीक है, कोमल दंतवल्क कर देता है, सॉफ्ट कर देता है ये। अब ये जो एनामल होता है आपके दांत में, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कठोर होता है। पूरे शरीर में जो सबसे ज्यादा चीज जो कठोर होती है वो होता है आपका एनामल। इनेमल, दांत के ऊपर जो एनामल होता है वो आपका सबसे कठोर होता है, ठीक है। ये दांत में देखिए, अगर आपके ऐसे कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे कीड़े लग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ऊपर सॉफ्ट हो जाता है, एनामल सॉफ्ट हो जाता है। तो डेंटल एनामल भी कहा जाता है और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मतलब सबसे कठोर जो है वो सब्सटेंस होता है, सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज होता है, ज्यादा मटेरियल्स भी होते हैं उसके अंदर, ज्यादा खनिज होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट भी कहलाता है। हो सकता है एनामल का क्या कंपोनेंट है वो पूछ ले, तो आपको कैल्शियम फॉस्फेट ध्यान रखना है। कैल्शियम फॉस्फेट ये एनामल होता है आपका, जो ऊपर का जो पूरा दिख रहा है ये पूरा एनामल है। क्लियर है पॉइंट सभी को? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
जल्दी जल्दी से 700 लाइक कर दीजिए, हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने हैं। ट्रेडिशनल बैटरी, भाई जो ट्रेडिशनल बैटरी जो होती है, सामान्य बैटरी निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्राप्त होता है, बताओ इसमें कौन सा रसायन होता है? इथिलीन ग्लाइकोल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर इथेनॉल होता है? बताइए क्या होता है इसमें से जल्दी से। बैटरी के अंदर बैटरी है हमारी, इन्वर्टर बैटरी है, कार की बैटरी है, ट्रक की बैटरी है। बैटरीज हमने हर बार देखी है, बैटरीज के अंदर ये होता है एसिड कंटेन करता है, ठीक है। बैटरी के अंदर मैं हिंट भी दे रहा हूं, एसिड कंटेन करता है। चलिए, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस भी हम लोग आगे हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, पर पहले थोड़ा एक बेस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बीच बीच में हार्ड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बैटरी के अंदर जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होता है आपका? H2SO4 होता है, इथिलीन ग्लाइकोल होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। खाना बनाने का जो सोडा होता है, जो खाने में मम्मी डालती है, केक बनाने में डालती है, बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है। इथेनॉल जो होता है वो आपका अल्कोहल बनाने के काम आता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने, शराब बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इथेनॉल गाड़ियों में भी हम लोग जो है इथेनॉल बेस्ड फ्यूल आजकल यूज करते हैं मिक्स करके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसका पीएच का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। H2SO4 बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पीएच का मान जो है इसका करीबन 1 के करीब होता है, बहुत ज्यादा एसिड है। उसमें हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये कूलेंट की तरह तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। जब भी गाड़ियों में जैसे ज्यादा अगर गर्मी है या फिर ज्यादा ठंडी है तो वो एक कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जमता नहीं है और ज्यादा गर्मी में इवापोरेट नहीं होता है, ठीक है, वो उड़ नहीं जाता इसी वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड के अंदर ज्यादातर मात्रा में जो 30 से 50% जो H2SO4 इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस को उत्सर्जित होती है? दलदल और धान के खेतों में हीलियम गैस होती है आपकी, मीथेन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। वेरी नाइस, 900 हमारे पूरे के पूरे लाइव हो चुके हैं और हमारे 720 जो है लाइक्स हो चुकी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मुझे जल्दी से बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। कमेंट करते रहेंगे, आप सभी के कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करते रहो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए जी हाँ, हीलियम होता है, मीथेन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो सभी की जो आंसर है बी हीलियम, बी मीथेन जो होता है, जी हाँ मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। मीथेन गैस जो होती है वो जो है मार्श गैस भी कहलाती है। इसे कौन सी गैस कहते हैं? मार्श गैस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मार्श गैस कहलाती है। और ये जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है। जब भी आप दलदल एवं धान की जो खेती होती है, धान की खेती में जो गैस रिलीज होती है उसमें से एक गैस मीथेन होती है सबसे ज्यादा मात्रा में, और ऐसे जो दलदली एरिया होते हैं उसके अंदर भी जो है मीथेन रिलीज होती है। क्लियर है पॉइंट सभी को? बहुत बढ़िया, चलिए वेरी नाइस, सभी के आंसर्स ऑलमोस्ट सही थे, और जिसने भी गलत किया कोई बात नहीं, आप आगे और समझते हैं और आप उसके बाद सही आंसर कीजिएगा। देखिए जब भी दलदली चीजों की मैं बात करूं तो वहां पे कौन सी गैसेज होती है? मार्च गैस, यानी कि आपकी मीथेन CH4, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखना मीथेन का CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी पैडी फील्ड्स, यानी कि जैसे आपकी राइस जो होती है, ठीक है, जब भी चावल का जो पूरा पैडी होता है, जब आप चावल को बोते हैं तो पानी वगैरह जो होता है उसमें भी मार्च गैस जो है रिलीज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सभी लोग कमेंट करके भी बता दें कि सभी को समझ आ रहा है, सब लोगों को पॉइंट्स क्लियर है जो भी मैं बोल रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सीएनजी, अब हमने अगर गैस की बात ही कर ली मीथेन की, तो मीथेन सबसे ज्यादा जो है डेंजरस है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में आपको दिखेगा कि मीथेन होता है। देखिए मीथेन हमारा ग्रीन हाउस गैस भी है और ज्यादा इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो होता है इसी वजह से होता है। मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। जब अगर मैं सीएनजी की बात करूंगा तो सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन है, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीएनजी जो हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, आजकल कार्स में यूज करते हैं। क्लियर है? तो मीथेन सबसे ज्यादा 88.5% यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन पूछा हुआ है? भौतिक, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल चेंज पूछा हुआ है, हमने किया हुआ है हमारे पेड क्लासेस के अंदर में। लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, या फिर तांबे के बर्तन पर हरे रंग का स्तर बनना, इनमें से एक या फिर कई से अधिक? बताइए, ये भी बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए सभी के आंसर्स मुझे सही चाहिए, क्या इसका करेक्ट आंसर है? सभी के आंसर्स मुझे करेक्ट चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। 767 लाइक्स हो चुके हैं और हमारे पास जो है 927 लाइव है। जल्दी से 1000 का आंकड़ा हमें पार करना है।
चलिए, थैंक यू सो मच। आपने जो 900 का आंकड़ा पार किया हुआ है, 1000 का आंकड़ा हमें पार करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे बी बी बी, सभी के आंसर्स बी है, वेरी नाइस। बी जो है पानी का उबलना। जी हाँ, पानी जब भी उबलता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक प्रक्रिया पानी से भाप बनने की, भाप से फिर से पानी बनाया जाता है। तो ये एक फिजिकल यानी कि भौतिक क्वांटिटी है, भौतिक जो है परिवर्तन होता है, क्योंकि पानी से भाप, भाप से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी फिर से बनाया जा सकता है, भौतिक क्वांटिटी होती है। लोहे में जंग लगना हमने डिस्कस किया था कि लोहे में जंग लगना मतलब जो है आपका रस्टिंग जो होता है आपका एक केमिकल क्वांटिटी, केमिकल चेंज होता है। लकड़ी का जलना भी, जो भी चीज जलेगी, भले मोमबत्ती जले, आपके पेट्रोल जले, आपकी लकड़ी जले, तो वो सारा जो है आपका केमिकल चेंज रहेगा। तांबे के बर्तन पर हरा रंग लगना मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऊपर में, इसी वजह से हरे रंग का कालापन पड़ रहा है, तो वो जो है आपका एक केमिकल चेंज है। चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन के कितने एग्जांपल है। बर्फ का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। कागज का कुचलना, कागज को आप कुचल के फेंक देते हो, भौतिक परिवर्तन है। उसको फिर से पुनर्स्थिति जो है उसकी हम लोग ला सकते हैं, फिर से पेपर को प्लेन करके प्रेस करके सीधा कर सकते हैं। लकड़ी का काटना हो गया, पानी उबालना हो गया, डिब्बे का कुचलना, डिब्बे के टीन को कुचल दिए, वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। अलग अलग जो रंग के गोले मिलाना, वो भी एक भौतिक है। चीनी को पानी में घोलना भौतिक है, क्योंकि चीनी को फिर से हम लोग इवापोरेशन की प्रक्रिया से, वाष्पन की प्रक्रिया से फिर से चीनी निकाल सकते हैं। नमक को पानी में घोलना, नमक को पानी में घोलते हैं, फिर नमक हम लोग समुद्र से कैसे निकालते हैं, क्योंकि पानी समुद्र के अंदर जो है नमकीन पानी होता है, तो इवापोरेशन की प्रक्रिया से फिर से उससे हम लोग नमक निकालते हैं, क्योंकि उसे सुखाते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए, ये पूरे एग्जांपल है, मेल्टिंग आइस, ये ब्रेकिंग ग्लास, ये जो सारे हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस होते हैं। और अब रासायनिक चेंजेस की अगर मैं बात करूं, रासायनिक, रस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो है आपके बीपीएससी की पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां जहां पूछा है, एसएससी हो, अलग अलग एग्जाम्स हो, इसके बाहर का बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि क्या ये भौतिक है या रासायनिक है, तो ये एक रासायनिक चेंज है, केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना, उसके बाद दूध और चाय का, पत्तियों का चाय बनना, मतलब वो एक पकाने की चीज हो गई, तो इसका मतलब है ये भी केमिकल वाली प्रोसेस है। मोमबत्ती का जलना, वो भी जो है जलने की बात हो रही है। ठीक है, मोमबत्ती, बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब मोमबत्ती का जलना, मतलब वो होता है आपका केमिकल चेंज होता है। क्लियर है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना का अगर बात करते, पिघलने की बात करता, पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जलने वाली जहां जहां बात आई, वो मतलब आपका केमिकल चेंज है। उसके बाद बेकिंग पाउडर और सिरका मिलाना, जब भी आपको केक वगैरह बनाना है, तो वो एक रासायनिक चेंज होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, मतलब जब भी आप फटाके जलाते हैं, ऑफकोर्स फटाके जला रहे, गुल जला रहे, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस जला रहे, तो इसका मतलब है कि वो जो होता है एक आपका केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आपको बाहर मिलता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो भी एक जो है आपका केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोल हो, सोरिंग मिल्क, मतलब दूध का जो है उसको खट्टापन आना, वो भी आपका एक केमिकल चेंज है। आई होप आप सभी को क्लियर है, आई होप आप सभी को क्लियर। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी को। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आपका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एंड अनरिपन ग्रीन फ्रूट, कच्चा हरा फल। ठीक है, हरा फल जो कच्चा होता है, ऑफकोर्स बचपन में छोटे थे आप, वैसे ही कच्चा जो है हरा फल होता है। कच्चा फल अगर है तो हरा होगा, पकने पर रंग बदल देता है। इसका कारण क्या है पूछा जा रहा है, क्या कारण होता है। कल ही हमने रात में जो है एक क्लास की थी, कुलदीप सर ने आपकी क्लास की थी, उसके अंदर आपको ये सारा समझाया था अच्छे से, पूरा सेल्स के अंदर की क्या होता है, भी क्या प्रक्रिया होती है कि जब कच्चा ग्रीन फ्रूट जो होता है आपका कलर बदलता है पकने के बाद, तो क्यों बदलता है। क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, क्या ये एक रीजन है आपका। क्रोमोप्लास्ट जो है चेंजेस टू क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट जो है चेंज करता है क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में चेंज करता है, या फिर वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। बताइए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, 9-10 का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, 9-10 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए इसका क्या करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 982 लाइव है हमारे पास में, जल्दी से 1000 लाइव का हमें टारगेट पूरा करना है, और लाइक्स भी जो है इक्वल करने हैं। जल्दी से 1000 लाइक पूरे करने हैं। आप सभी लोग लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है कि भाई जब कच्चा हरा फल हरे से जब लाल हो जाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, किसकी वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जी हाँ, बहुत से बच्चे जो है सी बोल रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, वो क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, वो एक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद इसी वजह से जो है आपका यहां पर जैसे टमाटर देख लो, टमाटर का एग्जांपल ले लेते, या फिर चिली का एग्जांपल ले लेते। चिली जो थी आपकी, जो मिर्ची थी पहले हरी थी, फिर लाल होगी, लाल मिर्च होगी।
ठीक है। तो इसके बाद ये प्लास्टिड्स होते हैं सारे के सारे, तो ये कन्वर्ट करने का काम क्लोरोप्लास्ट से जो है क्लोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से जो है लाइकोफीम, ठीक है, लाइकोपीन नाम का जो एक केमिकल कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लाइकोपीन जो होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। इसी वजह से जो है ये लाल रंग में परिवर्तित होता है। इसी वजह से जो है आपका हरा टमाटर जो है लाल टमाटर में परिवर्तित होता है लाइकोपीन की वजह से। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्लियर है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, 997 लाइव हो चुके, सिर्फ 3 लोग चाहिए 1000 लाइव करने के लिए। जल्दी से शेयर कर दो सेशन को और लाइक भी कर देना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। लो अभी हमने डिस्कस किया था भौतिक परिवर्तन, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे दो, 1 मिनट के अंदर आंसर देके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, या फिर दूध से दही का बनना, या फिर पानी में चीनी का घुलना। इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन मतलब जिसमें पहली वाली स्थिति फिर से लाई जा सकती है। बर्फ से पानी बना है, पानी से फिर से बर्फ बन सकता है। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर चाहिए सभी के, क्या करेक्ट आंसर है बताइए। चलिए बहुत बड़ा, क्लोरोप्लास्ट से क्लोमोप्लास्ट, बहुत बढ़िया। में बदल जाना इसका मतलब ही होता है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बहुत बढ़िया। लाइकोपीन है वो भी एक चीज ध्यान रखना है आप सभी को, कमेंट करके बताएंगे। चलिए 998 लाइव हो चुके, 1000 के लिए सिर्फ 2 बचे। जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, 1000 लाइव हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जो है और भी एनर्जी से हम लोग सेशंस करेंगे। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके। जी हाँ, डी, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना जैसे मैंने बताया था, पानी में नमक का घुलना। नमक जैसे समुद्र में होता है तो इवापोरेशन की जो प्रक्रिया, वाष्पन की जो प्रक्रिया है, उसका इस्तेमाल कर से फिर से बर्फ निकाल सकते हैं। तो ऑफकोर्स हम लोग शुगर भी निकाल सकते हैं। चीनी को भी हम इवापोरेट करने के बाद पानी और चीनी का घोल, उसको हम चीनी को निकाला जा सकता है। बाकी जो है हवा में चांदी का बर्तनों का काला पड़ना, ऑफकोर्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मोमबत्ती का जलना, जलने की बात आ गई मतलब बात ही खत्म हो गई। जलना मतलब है कि भाई ये जो है केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। दूध में दही का बनना मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है दूध से दही बनाता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, 1012 लाइव हो चुकी है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोग जो इतने इंटरेस्ट से सेशन देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 1000 लाइव जो है पूरे कर दिए, बहुत बढ़िया। अब लाइक्स को भी पूरे कर दो यार, 1000 का टारगेट पूरे कर देते। 897 लाइक्स हो चुके, 100 ही बचे हुए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बीपीएससी का फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। निम्न में से कौन सी जो है रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक भौतिक तो हमने 2 बार कर लिया, अब रासायनिक बताइए। खाना पकाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, या फिर पानी को गर्म किया जाना। इसमें से कौन सा जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया एक जो है आपकी रासायनिक परिवर्तन कहलाती है? बताइए सभी। जी हाँ, 1 के जो है लाइव हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने जो इतना प्यार दिया हमारे साइंस के सेशन को, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग साइंस के सेशन को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं पहले से, और जो आगे में निश्चित ही पूछे जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों का कॉन्फिडेंस अभी हाई है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने रियल एग्जाम में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। टीआरई 2.0, 1.0, अदर एग्जाम्स हो, हेडमास्टर हो, सारे क्वेश्चंस कवर किए। चलिए बहुत बढ़िया। सी बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे सी बोल रहे हैं। खाना पकाना, जी हाँ, खाना पकाना क्या एक भौतिक परिवर्तन है? जी हाँ, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक है? ये तो एक रासायनिक है, क्योंकि खाना पकना मतलब खाना जो कच्चा होता है उसके बाद पूरा उसके अंदर में गर्म करते, पूरा पकता है, उसके बाद में तो ग्लूकोज मिलता है हमको, C6H12O6। तो ग्लूकोज बनने से जो है इसका मतलब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये चलो सही है। भोजन का पाचन, यहाँ डाइजेशन, आप जो डाइजेशन करते हो, पाचन प्रक्रिया जो होती है उसमें केमिकल्स होते हैं आपके पेट के अंदर, आमाशय के अंदर HCl होता है। तो HCl जो है भोजन पाचन करवाता है, तो ये भी एक आपका रासायनिक होता है। पानी का जमना, भाई ठोस, पानी से आपने बर्फ बना लिया, इसका मतलब क्या है? पानी से बर्फ बनने का मतलब ये एक आपका भौतिक परिवर्तन है, ये नहीं हो सकता। पानी को गर्म किया जाना, पानी को जब गर्म करते हो वाष्प बनता है, वाष्प से फिर से पानी बना सकते हो, फिर से एक नई जो है मतलब बेसिकली वही जो है फिर से पुनः स्थिति आ सकती है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है। तो ढूंढ लो कहाँ का 1 और 2 लिखा हुआ है। 1 और 2 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 3 भी है, तो तीसरा तो है नहीं। तो इसका मतलब ये सी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, और बहुत से बच्चों ने जो है सही आंसर दिया हुआ है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, दानिश सर की तरह, थैंक यू सो मच पंकज कुमार जी। चलिए तो आगे बढ़ते। आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, आप लोगों का फ्यूचर बनना चाहिए, इसी वजह से हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब कुछ जो है आपको कमेंट बॉक्स में करते रहना है, क्योंकि मैं यहाँ से बोलूंगा, आप लोगों को वहां से कमेंट करना है, तभी मुझे समझेगा कि आपका क्या डिमांड है। ठीक है, चलिए केमिकल चेंज के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थे, अब मैं फिर से नहीं बताता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स। अब बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी का।
14/12/2023 का जो पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लेके आया हुआ आपके लिए। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? मतलब कि सबसे अधिक, मतलब मोस्ट रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब प्रिज्म के अंदर गया ऐसा लाइट गया एक, ठीक है, ये लाइट गया, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होला, मतलब लाइन तो ऐसी जानी चाहिए थी, वैसे लाइन तो ऐसी जानी चाहिए थी सीधी, बट ये क्या हुआ, यहां से डेविएट हो गया, यहां से रिफ्रैक्ट हो गया। तो ये जो इतना एंगल था वो किसका सबसे ज्यादा होता है ये पूछा गया है, किसका सबसे ज्यादा होता है। ये जो लाइट देंगे प्रिज्म के अंदर, ये व्हाइट लाइट होता है, सफेद कलर का लाइट देते हैं, तो ये अलग अलग जो है कलर में डिस्पर्स होता है। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है? सभी के कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, बताइए क्या करेक्ट आंसर है। हम लोग 1096 जो है लाइव है, मुझे 1100 लाइव चाहिए। सभी लोग जो है सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जल्दी से शेयर कर दो, मुझे 1100 लाइव बच्चे चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? येलो है, वॉयलेट है, ब्लू है, नीला है, बताइए क्या है इसमें से। प्रिज्म में व्हाइट लाइट आया, अलग अलग इसमें रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है ये। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए डिस्पर्जन कहा जाता है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है आपकी, प्रकाश का विशेषपन जो होता है, ये डिस्पर्जन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, एक लाइट जाता है आपका प्रिज्म के अंदर और ये अलग अलग जो इसमें ना डेविएट होता है, ये प्रोसेस होती है पूरी। ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है हर एक लाइट की, हमने विबगर के बारे में कल समझा था। विबगर, VIBGYOR, विबग्योर के बारे में देखा था। और लाल लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, मतलब दो वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल लाइट का। इसी वजह से सबसे दूरी से हम लोग लाल लाइट को देख सकते हैं, जितना दूर होगा फिर भी दिखेगा, लाल लाइट दिखता है। गाड़ी के पीछे में लाल लाइट होता है, कोई अगर हॉस्पिटल है तो उसका नाम भी जो है लाल इसमें लिखा होता है, क्योंकि दूर से दिख जाए, ठीक है। तो ये जो है जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने की स्पीड अलग होगी। अगर वेवलेंथ अलग होगी, कोई अगर धीरे चल रहा है तो ऑफकोर्स है वो धीरे पहुंचेगा, कोई फास्ट चल रहा है तो वो फास्ट पहुंचेगा। तो वैसे ही वेवलेंथ अगर कम और ज्यादा है तो उसके हिसाब से स्पीड की लाइट भी अलग अलग होगी। तो इसी वजह से जो है प्रिज्म में जो है हमारा जो है एक रिफ्लेक्शन होता है, मतलब देखिए रिफ्रैक्शन होता है, कुछ ज्यादा डेविएट होते हैं, कुछ ज्यादा मुड़ जाते हैं, कुछ कम मुड़ते हैं। तो ऐसा पूरा देखिए। अब सबसे ज्यादा जो किसकी थी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी हमारी 665 जो है विबग्योर है ना, VIBGYOR। तो मतलब लाल की सबसे अधिक जो है वेवलेंथ थी, तो इसका मतलब है ज्यादा वेवलेंथ है तो ये ज्यादा कम मुड़ेगा, सबसे कम मुड़ेगा। वॉयलेट की 400 नैनोमीटर थी तो ये सबसे ज्यादा मुड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, देखिए अब यहां से व्हाइट लाइट आया तो ये वॉयलेट लाइट देखिए सबसे ज्यादा जो है यहां पे मुड़ गया, सबसे ज्यादा मुड़ गया। और अगर लाल लाइट की बात करूँ, जो लाल लाइट जा रहा है यहां से, तो इसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा थी तो ये सबसे कम मुड़ रहा है। उल्टा होता है, वेवलेंथ के एकदम उल्टा होता है। ज्यादा वेवलेंथ मतलब बेंडिंग जो होती है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, बेंडिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ से होती है, मतलब विपरीत होती है। जितना बेंड होना चाहिए, बेंड जितना होना चाहिए वो वेवलेंथ जो होती है आपकी वेवलेंथ के अपोजिट होती है, ठीक है, विपरीत होती है। अगर ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है तो वो कम डेविएट होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है तो कम डेविएट होगा, और बहुत कम वेवलेंथ है तो ज्यादा डेविएट होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आई होप तो आपको करेक्ट आंसर समझ गया होगा। तो इसका जो आंसर है आपका सबसे वॉयलेट, ब्लू, येलो में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? वॉयलेट जो है इसका सही आंसर है, वॉयलेट, क्योंकि विबगर, GYOR, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी? इसकी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है डेविएट यही होगा, सबसे ज्यादा डेविएट ये होगा, सबसे कम डेविएट रेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस? भाई माचिस का डिब्बा जो होता है, जिससे माचिस, लोग तो आजकल बोल के ही आग लगा देते हैं, पहले माचिस से लगाई जाती थी, ठीक है। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है आपको बताना है। कौन सी जो है मुख्य रासायनिक घटक है, बताइए। माचिस में आजकल लाइटर भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत से लोग जो है पांडेला वगैरह जाते होंगे, लाइटर यूज करते होंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट है, फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पीआरटी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बता नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं देखना नहीं है, यहाँ पे देखना है। पीआरटी का क्वेश्चन है 14/12/2023 का, ये भी अभी पूछा हुआ पीआरटी का लाइव क्वेश्चन है, अभी कुछ दिनों पहले जो एग्जाम हुई थी। सभी के आंसर चाहिए, क्या होता है जलने के लिए, हमने देखा भी था, हमने लाइव भी किया है, हमने पेड में भी पढ़ा है कि क्या होता है अगर किसी को हमको जलाना है। जैसे ये माचिस के ऊपर जो मैच स्टिक होती है, यहाँ पे क्या डला हुआ होता है भाई? यहाँ फॉस्फोरस होता है, इंपॉर्टेंट जो केमिकल होता है वो होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है? रेड फॉस्फोरस होता है, स्पेसिफिकली रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है,
इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे जो इसके ऊपर माचिस के लिए जो यूज होता है वो है रेड फॉस्फोरस, लाल कलर का फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है। फटाके वटाके जो होते हैं, एमुनिशंस होते हैं, जो हमारे जो मिलिट्री वगैरह यूज करते हैं मिलिट्री में, वो सारे व्हाइट फॉस्फोरस होते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, गुल वगैरह जो हम फटाके जलाते हैं ना, जो गुल निकालने के बाद फटाके जलाए जाते हैं, वो जो है आपके व्हाइट फॉस्फोरस है। पोटेशियम क्लोराइड भी एक काम आता है उसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए प्रक्रिया की जरूरत होती है, तो पोटेशियम क्लोराइड भी काम आता है। ग्रेफाइट जो है आपको पता है कार्बन का एक अपरूप होता है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के अलग अलग अपरूप है, एलोट्रोप्स होते हैं, तो उसमें से ग्रेफाइट भी एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, फॉस्फेट। चलिए, ये रहा फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस आपका जो है स्ट्राइकिंग सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए, बाकी सल्फर जो बाइंडर का काम करता है उसके ऊपर में बांध के रखता है, बस यही चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन में सॉइल का जो फिक्सेशन की प्रक्रिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण की जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? लो भाई बता दो, वायरस होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया होता है? बताइए क्या होता है इसमें से। मोटर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, बताइए। सभी के आंसर्स कमेंट करके बताइए। सर पीआरटी के लिए सारे सब्जेक्ट कवर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल आप एस्पिरेंट जी, आप लोग टीचिंग परीक्षा का जो है कोर्स बिल्कुल परचेस कर सकते हो। आप उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत ही 60 से 70% डिस्काउंट पे चल रहा है, बहुत कम रेट में। उसके अंदर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, रिवीजन क्लासेस इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आपके जो पूरे जो डाउट्स है ना, पूरे रिवीजन क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है मेन जो है सिलेबस भी मिल जाएगा। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है? सभी के आंसर चाहिए मुझे। CCDD बोल रहे हैं। तो देखो बच्चों, प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया फैलता है, मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ जो होता है। वायरस से क्या होता है? आपने देखा कोरोना वायरस वगैरह, विषाणु वगैरह जो है, डेंगू वगैरह जो होता है उसके वजह से। तो फंगाई कवक होता है। ठीक है, फंगाई कवक होता है, उससे अलग ब्रेड मोल्ड वगैरह, ईस्ट वगैरह जो है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम होता है, राइजोबियम ये नाम का जो बैक्टीरिया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जो है सॉइल के अंदर प्लांट्स जो है, हमारे पेड़ पौधे जो डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो होती है पर वो डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपकी दाल के जो पेड़ पौधे होते हैं, लिज्यूम्स प्लांट, मतलब लेगुमिनस, मतलब जैसे दाल वगैरह है, मटर वगैरह है, उसमें जो नोड्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, उसके अंदर ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? फिक्सेशन। भाई कोई चीज अगर टूट गई है तो रिपेयरिंग वाला क्या करेगा? उसको फिक्स करेगा। मेरे घर का अगर रिमोट टूट गया तो मैं क्या करूंगा? ट्राई करूंगा फिक्स करने का। तो वैसे ही ये क्या करती है? बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। और ये बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया नाम होता है इनका, राइजोबियम बैक्टीरिया इनका नाम होता है। और ये फिक्स करते हैं कि ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, जो है इसको जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया NH3 जो प्लांट के लिए बहुत काम का है, उसको ग्रोथ करने के लिए बहुत काम का है, उसमें जो है वो कन्वर्ट कर देता है ये बैक्टीरिया। तो ये फिक्स कर देता है नाइट्रोजन की प्रॉब्लम को। इसी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। क्लियर है पॉइंट सभी को? सभी को पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे समझा ये कंसेप्ट सभी को कि क्या होता है। नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली नहीं ले सकता है प्लांट, कोई भी प्लांट जो है नहीं ले सकता। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, मटर के या फिर आपके पल्से जो दाल वगैरह के प्लांट होते हैं, उसके अंदर नोड्स होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो रेत के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर जो बोल सकते हैं, पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करते हैं और उसमें अमोनिया जो है, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा उसमें बना देते हैं, तो और उपजाऊ बन जाती है जमीन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइनोकोबालामीन इज द मेन मेड फॉर्म ऑफ विटामिन। मतलब भाई साइनोकोबालामीन जो होता है विटामिन का मानव निर्मात रूप क्या है? इसमें से B12 है, B2 है, B6 है या B1 है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। सभी के आंसर सही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अभी यहां पे डला हुआ नहीं है 67 BPSC, बट आपको बता दूं TRE 2.0 जो है ना, TRE 2.0 9th और 10th का जो साइंस का पेपर था, 9th और 10th का साइंस के पेपर, इसमें भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा था। कोबाल्ट, कोबाल्ट भाई किसमें उपस्थित होता है ये पूछा था। कोबाल्ट किसमें उपस्थित होता है? B12 है, B6 है, B1 है या B2 है? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, 1000 लाइक्स हो चुके हैं यार हमारे सेशन में, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि 1000 लाइक और हमारे 1200 के करीबन हमारे जो है लाइव कॉन्करेंट व्यूअर्स है अभी। चलिए सभी के कमेंट आने चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके। जी हाँ, B12 बहुत बार। कोबालामीन, बाला, बच्चा कैसा बोलेगा? बालामीन, कोबालामीन, बाला बाला बाला, है ना? तो कोबालामीन जब भी बात आई तो 12 रहना चाहिए, तो B12 होगा।
क्लियर है ये पॉइंट। B12 होगा, विटामिन B12 का मतलब होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन मतलब B6 होता है, B2 मतलब राइबोफ्लेविन होता है, थायामीन मतलब B1 होता है, और B5 मतलब पेंटोथेनिक होता है, अम्ल होता है। क्लियर है, ये उसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, बट ये चीज ध्यान रखो, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाएगा। क्लियर है ये। चल देखिए, इसके अलावा एक और चीज बता रहा हूं, विटामिन के बारे में बता देता हूं। फाइलोक्यूनिन, ठीक है, रक्त का जो थक्का होता है उसको रोकने के लिए जो है आपका विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ए तो आपको आंखों में नमी, विटामिन की कमी अगर है, चश्मा पहनते हो, लेंसेज लगाते हो, तो विटामिन ए की कमी है, गाजर खाओ। विटामिन B1, थायामीन, राइबोफ्लेविन, B3 वगैरह की बात कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है खट्टा नींबू में होता है, ठीक है। उसके बाद D2, D3, डी में कैल्सीफेरॉल इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी में क्या होता है, बस यही पूछा जाता है, कैल्सीफेरॉल होता है, बस आपको ये बताना है। और विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल होता है, ये भी चीज ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से 1100 लाइक्स भी हम लोग पूरे कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सभी को समझ आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। बताइए, जो लसिका लिम्फ जो होती है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, डैश डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, ठीक है, आंतों में पचित करने में, अवशोषित करने में क्या अवशोषित करता है, आपको ये बताना है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट क्या करता है? एंजाइम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा करता है? बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर है। ये भी बिहार का ही क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा 2018 का। सबके आंसर कमेंट में चाहिए मुझे, अरे सभी के आंसर्स कमेंट में चाहिए, जो जो लोग कर रहे हैं सभी को आंसर कमेंट में चाहिए, सभी के आंसर्स। चलिए बहुत बढ़िया, 1140 जो है हमारे लाइव है, 1200 लाइव हम लोग पूरे कर लेते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को। बहुत बढ़िया जी हाँ। देखिए अब इसमें आपको ध्यान रखना है जी, नहीं लसिका के अंदर एंजाइम नहीं होता, मतलब ये जो है आपके आंत के अंदर जो अवशोषित नहीं होता है, आपका वसा जो होता है ना, ठीक है, लिम्फ के अंदर जो है आपका वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो अवशोषित होता है। इसी वजह से आप जो है थोड़ा वेटेड हो जाते हो, थोड़े मोटे हो जाते हो, इसका ये रीजन है, ठीक है। तो फैट होता है मेनली, आपको ये चीज ध्यान रखना है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट्स। इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है ना आपका, जो फैट जो होता है, वसा जो होता है, वसा का परिवहन करती है लसिका जो होती है आंतों के अंदर जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? लो भाई, बात होगी एसिड रेन की, अब इसे कैसे भूल सकते हैं? एसिड रेन, भारी वर्षा, नॉर्मल वर्षा तो हमको पता है कि भाई बारिश हो रही है, ऊपर से H2O गिर रहा है, बट एसिड रेन क्या है? अब ये क्या होता है? अब इसका कौन सा जो है अम्लीय वर्षा का कारक है, पूछा है, कॉज है, CFC है, मीथेन है, ओजोन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? बताइए। एसिड रेन अब क्या होता है? नॉर्मल बारिश तो ठीक है, आप गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में गाड़ी से, भाई बारिश आ गई, आपको तो मजा आ रहा होगा, भाई उस वक्त तो सभी को मजा आएगा कि बारिश आ रहा है यार, बारिश का मौसम, मैं मेरे बेटर हाफ के साथ घूम रहा हूँ। बट अगर एसिड रेन आई तो आपके वांदे हो जाएंगे भाई, वहीं पे एसिड गिरेगा आपके आंख पे, तो ऑफकोर्स है कि भाई आप जो है थोड़ा सा सहम जाओगे कि क्या हो रहा है करके, यार मुझे जल क्यों रहा है ना। तो ये एसिड रेन अलग होती है, और इसका कारक क्या है पता है? आपके गाड़ी से निकलने वाला धुआं, पोल्यूटेंट्स, आपके फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं, जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो इसका मेन कारण है। तो इसी वजह से जब भी आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओ, छाता लेके जाओ, अगर आप आगरा वगैरह के साइड में हो, ठीक है, जहाँ ज़्यादा फैक्ट्रीज है, ताकि एसिड रेन अगर हुई भी तो आप बच के रहोगे। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो इसका एक कारक होता है। ओजोन जो है O3 नहीं है, मीथेन जो है CH4 ये भी नहीं है, CFC भी नहीं है, इसका मेन कारक है ये। इसके साथ और दो कारक है, वो भी देख लेते हैं ना हम लोग, क्या कौन से कारक है। ये देखिए, पूरे फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो पूरा धुआं निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ये सभी की वजह से जो है ये बादल, जो पानी वाले बादल होते हैं, बेचारे बादल तो पानी वाले थे, बट आपने क्या किया, ये पूरा धुआं, पोल्यूशन, गाड़ी घुमा घुमा के जो है इधर उधर गर्लफ्रेंड के साथ घूम घूम के इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया कि जो पानी वाले बादल थे उसमें ये जाके मिल गए, और ये एसिड रेन क्रिएट कर लिया उन्होंने, एसिड रेन क्रिएट कर लिया। देखिए पहले ये कितनी सुंदर दिखती थी, उसके बाद एसिड रेन के साथ उसके बाद में इरोजन हो गया, उसके ऊपर से पूरा जो है चेहरा ही गायब हो गया। ताजमहल का पीलापन ये आप ही लोगों की वजह से हुआ, जो लोग जो है ना गाड़ी निकालते हैं, मस्त घूमते रहते हैं बस, ठीक है। ताजमहल का पीलापन, अगर आपका जो है ना भाई, जिसके मुमताज के लिए जिसने ताजमहल बनाया था, वो जिंदा होता ना, फिर से मर जाता, पीला पीला हो गया करके, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें क्या मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला है, जो कि कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसमें अगर वाटर मिल जाएगा, देखो बारिश भरे बादल में जब आप मिला दोगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है?
H2CO3 जो है आपका कार्बनिक एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फरिक एसिड बनाता है, H2SO4 बना लेता है। और वही अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। तो ये जो तीन जो है ये एसिड रेन के मेन कारण है, तीन कारण है, ठीक है। तीन जो एसिड रेन के कारण ये तीन एसिड होते हैं, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। क्लियर है पॉइंट सभी को, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। ये तीन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जा सकता है। जब भी पीएच का मान 5.7 से कम हो जाए इसका मतलब समझ लो एसिड रेन है, इसका मतलब समझ लो आपकी एसिड रेन हो रही है। पीएच का मान 5.7 से कम अगर है तो, ठीक है। तो ये जो ताजमहल का पीलापन जो हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ताजमहल के आसपास बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है और जो उसकी पूरी जो वायुमंडल है वहां पे पूरे के पूरे ही एसिड से भरा हुआ पूरा बादल होते हैं। एमिट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बताइए रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या एमिट करता है, यहाँ पे ऐसा चाहिए था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स, यहाँ पे चाहिए था एमिट्स। क्या एमिट करता है भाई बताओ, अल्फा करता है, बीटा करता है, गामा करता है या सभी करते हैं? मुझे कमेंट करके आंसर सभी के चाहिए, सही आंसर चाहिए। कल भी डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस कर रहा हूं, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी के आंसर्स। चैट रेट कम नहीं होने चाहिए, सभी के चैट्स आने चाहिए। जल्दी जल्दी से सभी लोग चैट करते रहेंगे, मुझे जल्दी से सेक्शन बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। चैट रेट सभी के वैसे ही आने चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, जी हाँ। तो इसका जो है अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है और गामा भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबाउट, डी डी डी, सभी के आंसर जो डी आ रहे हैं। वेरी नाइस, जो डी बच्चे बोल रहे हैं, जी हाँ डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। जी हाँ, अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, हमने डिस्कस किया था, और ये पॉजिटिव होता है। क्लियर है, ये पॉइंट कल भी बताया था मैंने। बीटा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बोल दूं तो ये ऋणावेशित होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल होता है। और गामा, गामा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई किसी भी चीज से। गामा जो है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है आपके उत्सर्जित होते हैं रेडियो धर्मता जब होती है, ठीक है। रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं ये तीनों भी, रेडियो एक्टिव। क्लियर है पॉइंट। इसमें से गामा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक होता है, ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा, अल्फा पार्टिकल, बीटा, बीटा नेगेटिव, गामा जो है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको, और इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। देख लो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है बताओ। अब रेत और नैप्थेलिन, ये नैप्थेलिन बॉल जो चूहे वगैरह, मच्छर, कीट वगैरह को भगाने के लिए नैप्थेलिन बॉल्स आप अपने घर में यूज करते हो, उसकी अगर मिक्सचर है, नैप्थेलिन बॉल डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर रेत भी डाल दी बहुत सारी, ठीक है। अब अगर आपको जो है इनको मिक्सचर को दूर करना है, मतलब इस मिक्सचर को हटाना है, मतलब इसको से रेत बाहर निकालनी, तो कैसे निकालोगे? ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया करोगे, सब्लिमेशन, आसवन की प्रक्रिया करोगे, डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन करोगे, या फिर क्या केमेटोग्राफी करोगे? बताइए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करोगे इसमें से? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है। सभी के सही आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, 1200 लाइव हो चुकी है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का 1200 लाइव करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर 1133 जो है लाइक्स भी हो चुकी है। तो सभी को जो है सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, अगर आपने नहीं किया हुआ है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में। सब्लिमेशन, बहुत लोग सब्लिमेशन बोल रहे हैं, ए सब्लिमेशन, जी हाँ, ऊर्ध्वापातन की जो प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये करेंगे। अब सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड जो होता है आपका, जो ठोस होता है, जो ठोस होता है वो डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जो आपका नैप्थेलिन बॉल है, आपके नैप्थेलिन जो बॉल्स होते हैं वो क्या होगा, डायरेक्टली ठोस से जो है वो गैस में परिवर्तित होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे यहाँ से नैप्थेलिन बॉल जो है वो पूरे इसमें, देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा बर्नर लगाया, नीचे से आग लगाई, उसके बाद यहाँ पे पूरा रेत और नैप्थेलिन बॉल का मिक्सचर था, यहाँ से जो पूरे भाप निकलेगी नैप्थेलिन बॉल्स की, ठीक है। जो भी कपूर था, नैप्थेलिन बॉल्स थे, उसको मैं एक जगह पे जमा कर लूंगा, एक बॉक्स के अंदर में जमा कर लूंगा। यहाँ पे जमा करने के बाद पूरा जो उसका ये है, ठीक है, गैसेस, और आखिरी में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ रेत रेत बचेगी। तो ये जो रेत बची हुई है, पूरी रेत बची हुई है, उसको मैं सेपरेट कर दूंगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका मतलब इसको कहते हैं हम लोग,
ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि आपका सब्लिमेशन की प्रक्रिया। ए आंसर इसका सही है। क्लियर है पॉइंट सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1200 लाइक के बहुत करीब है, सभी को 1200 जल्दी से लाइक्स पूरे कर देने। चलिए अब आते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। बता दिया है कि भाई बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब कि लवण है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। तो ये बताइए किसका सॉल्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार, या फिर एक से अधिक या नन ऑफ द अबाउट। टीआरई 2.0, 6 to 8। बहुत से बच्चे बोल रहे थे, कल मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, सभी बच्चे बोल रहे थे 6 to 8 का कराओ, 9, 10 का भी कराओ सर, जीएस के क्वेश्चंस कराओ। तो लो सभी क्वेश्चंस ला चुका हूं मैं आपके लिए। बताइए जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका, वो क्या होता है मुझे बताइए। बताइए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2 जो CO3 होता है आपका, क्या होता है? Na2CO3 जो होता है वो क्या होता है? बताइए जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है आपका, वो वीक जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सॉरी, NaOH जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है। इसके बाद जब ये बनता है बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक मतलब क्षारीय लवण, क्षारीय जो लवण होता है, ठीक है। बेसिक मतलब क्षारीय लवण, जिसका पीएच का मान जो होगा, पीएच का मान जो होगा 7 से अधिक होगा। मतलब 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है, 7 से अधिक होगा ये सॉल्ट का। और इसके साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक टेबल लर्न होना चाहिए कि कौन से जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और कौन से वीक, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेसिस है। आपको ये जो है टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है आपका जो है ये सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। बताइए स्ट्रॉन्ग बेस कहां पे? यहां पे लिखा हुआ, और वीक एसिड यहां पे। मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। क्लियर है पॉइंट? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि स्ट्रॉन्ग, देखिए यहां पे जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो वैसा बनेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, समझा देता हूं। यहां पे क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस, जो क्षार थी आपकी वो स्ट्रॉन्ग था, और जो एसिड था वो वीक था। भाई ऑफकोर्स है, जहां पे दो लोगों की लड़ाई हो रही, जो प्रबल है, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक छोटा सा है भाई बच्चा, उसकी अगर लड़ाई हो रही है तो ऑफकोर्स है जिसके पास ज्यादा ताकत है वो मार के भाई वो ऑफकोर्स जीत जाएगा। तो वैसे इसमें से किसमें सबसे ज्यादा ताकत है? वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स है कि इसका जो है नाम इसको इसमें आएगा, बेस जो है ना, बेसिक सॉल्ट बनेगा ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था। क्षार जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल था, इसी वजह से ये प्रबल जो रहेगा सॉल्ट रहेगा, क्षारीय सॉल्ट रहेगा ये। अगर वही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता और ये वीक बेस होता तो यहाँ पे जो है ना एसिडिक सॉल्ट होता है, ये एसिडिक सॉल्ट होता। क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये एक पूरा देख भी लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब न्यूट्रल, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है। NaCl आपका समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब यहाँ पे एसिडिक, क्योंकि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसी वजह से एसिडिक रहेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पे बेसिक बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है ये बेस है, इसी वजह से। वीक एसिड और वीक बेस अगर है तो फिर भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल उदासीन। उसका पीएच का मान कितना रहेगा? पीएच का मान इसका 7 रहेगा, इसका भी 7 रहेगा। एसिडिक है तो मतलब 7 से कम रहेगा, इसका मतलब बेसिक का मतलब 7 से ज्यादा रहेगा पीएच का मान। क्लियर है? चलिए, तो एसिड को जब बेस में मिला देते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये वाला जो सॉल्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स लेस H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसमें से कौन सा जो विलयन है, मतलब कौन सा जो है विलय के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है? HNO3 ऑफकोर्स है। देखिए सिंपल सी बात है। अब H पॉजिटिव आयन का क्या कंसेप्ट है ये बताता हूं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा प्रबल एसिड, जितना ज्यादा प्रबल अम्ल, उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होते रहेंगे। तो इसमें से ढूंढो कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है। HNO3 है, CH3COH, विनेगर यानी कि आपका विनेगर जो है वो है, H2SO4 सल्फरिक एसिड है, सल्फरिक एसिड है, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट अमाशय में जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके लिए काम आता है। बताइए कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये, अच्छा कंसेप्ट है। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। बताइए इसमें से स्ट्रॉन्ग वाला ढूंढ लो, कौन से स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखिए, जब भी एसिड होता है, ठीक है, एसिड में ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक है। और जब अगर बेसिक जो होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस की मात्रा कम होती है, और OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल जैसी होती है वैसी पीओएच स्केल भी होती है। एसिड
जब भी हमको गिनना होता है कि भाई एसिडिक है बेसिक है तो पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर OH नेगेटिव ढूंढना है तो POH स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, मतलब दोनों पीएच स्केल और POH स्केल को मिला दे तो 14 होता है दोनों का मान, ये भी चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला ये। ज्यादा H पॉजिटिव आयन मतलब ज्यादा एसिडिक, ज्यादा OH कम H पॉजिटिव आयन मतलब बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो तो इसका जो आंसर है देखिए, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो ध्यान रखना ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने देखा था एसिड रेन के लिए कारक होता है। H2SO4 इसका भी पीएच का मान बहुत ज्यादा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड कौन सा बचा आपका, ये बचा हुआ है। एसिड होना जरूरी है क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है एसिड के अंदर ही होंगे, तो CH3COOH विनेगर जो होता है आपका सिरका जो है वो एक कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसी वजह से इसका आंसर जो है 2 है। जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया हुआ है बहुत ही सही है, उनका आंसर सही है। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए बहुत बढ़िया, 1200 से भी ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं और 1200 लाइव बच्चे बैठे हुए क्लास में। आई होप आप सभी को सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे भी करेंगे। देख लीजिए अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो मैंने बोला था, ये एक चीज ध्यान रखिए, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है और 6 स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में इसमें ये डायग्राम में मैं बता रहा हूं, ठीक है। HClO4 जो है पेरिक्लोरिक एसिड है, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये भी ब्रोमिक एसिड होता है, HI हाइड्रोजन आयोडिक वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और सल्फरिक एसिड ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, उसी के आधार पे आप लोग बता पाओगे जो सॉल्ट लवण रहेगा स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा। अगर ये लिथियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH हो या फिर KOH है दोनों भी, जो पोटेशियम जो है ये भी स्ट्रॉन्ग है। COH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को कम करने के लिए काम आता है। SR स्क्रॉन्टियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर बैरियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्लियर है पॉइंट ये सभी को? चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इसके बाद आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो बता देता हूँ कि भाई 60% ऑफ टीचिंग परीक्षा के सारे ही कोर्सेज पे जो है आपको 60% ऑफ मिले TRE 3.0 में, और इसके साथ आपको जो है एक जो है रात में सपनों वाली क्लास रोज होती है और आपको वो फ्री मिलेगी, फ्री सपनों वाली क्लास मिलेगी, और आपको साथ ही साथ जो है रिवीजन बैचेस जो होती है आपको ये फ्री मिलेगी। सपनों वाली क्लास के साथ रिवीजन बैचेस TRE 3.0 के लिए फ्री मिलेगी। अभी TRE 4.0 का अगर कोई कोर्स खरीदना चाहता है उसके लिए भी ऑफर है, पर उसकी सपनों वाली क्लास बाद में रहेगी और उसके जो रिवीजन क्लासेस है वो बाद में किए जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको प्रोसेस की किस प्रकार आप जो अगर आपको बाय करना है टीचिंग परीक्षा का कोर्स तो आप कैसे कर सकते हो। आपको जो भी सेशन लाइव चल रहा होगा अभी यहाँ पे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, टीचिंग परीक्षा का जो सेशन होगा उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगी, लिंक ट्री आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो लिंक है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ही कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, जिसपे भी जो भी कोर्स को आपको परचेस करना है आप उस पर क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पे 60 से ज्यादा % का जो है डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, करीबन 71% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बिल्कुल जाके परचेस कर सकते हो। जो भी कोर्स परचेस करना है आपको TRE 3.0 रिवीजन बैचेस का या फिर TRE 4.0 बिल्कुल आप कर सकते हो। और जो भी बच्चे हैं जिनको इसको स्वैप करना है, TRE 3.0 ले लिया किसी कारणवश जो है वो अभी नहीं दे पा रहे, एलिजिबल नहीं है, तो TRE 4.0 में वो लोग जो है एनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो भी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आया होगा आज के इस सेशन में। तो सभी लोग जो है एक बार फिर से लाइक कर देंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया हुआ है, और जिन जिन सेशन सभी को सेशंस अच्छा लगा है बिल्कुल आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चैट बॉक्स में नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है यार चैट बॉक्स तो चला जाता है, बट मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बतानी है मुझे, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है
आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में नहीं बताना है। जैसे ही मैं लाइव सेशन एंड करूंगा उसके बाद आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से आपने आज की इस सेशन में सीखे और कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है आपने आज के इस सेशन में सीखे हैं। आपको चैट बॉक्स में बिल्कुल नहीं बताना है, आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जैसे ये सेशन एंड होगा उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हुआ है तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टीचिंग परीक्षा चैनल को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं आपके जो क्वेरीज रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, कल के सेशन में बिल्कुल मैं लेके आ सकूं। क्लियर है आप सभी को? सर एक दिन पूरा विटामिन का क्लास लीजिए। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल मैं विटामिन का भी क्लास लूंगा। बट आप जो है जो भी आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप क्या करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में पूरा भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स हमारा कि भाई ये आंसर है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, वीक एसिड, वीक बेस भी बता दो। चलो वीक एसिड और वीक बेस भी बता दो। चलो ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हार माननी नहीं है। हम लोग टीचिंग परीक्षा की टीम आपके साथ हमेशा है। चलिए गुड डे। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। आपको पीडीएफ जो है पेड क्लास के अंदर मिल जाएगी, पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में मिलेगी बेसिकली आपको, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो।